नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। माइलस्टोन 272। श्रीनगर अब बस कुछ ही दूरी पर था। सीआरपीएफ का काफिला काजीकुंड से अपनी आखिरी मंजिल की तरफ बढ़ चुका था, इस बात से बेखबर कि इसी माइलस्टोन 272 के करीब सर्विस लेन में एक टाटा सुमो गाड़ी पिछली रात से यहां काफिले के गुजरने का इंतजार कर रही है। माइलस्टोन 272 पर सबसे पहले और सबसे आगे काफिले के साथ चल रही पहली सुरक्षा गाड़ी गुजरती है। इसके बाद दूसरी बस, तीसरी बस, फिर चौथी बस और अब बारी पांचवी बस की थी। और जैसे ही ये बस माइलस्टोन 272 के करीब पहुंचती है, अचानक टाटा सुमो सड़क पर आती है और इस पांचवी बस से टकरा जाती है। पेश है पुलवामा हमले की मिनट दर मिनट पूरी कहानी। 14 फरवरी गुरुवार सुबह 3:30 बजे सीआरपीएफ ट्रांजिट कैंप जम्मू। सीआरपीएफ के जवानों को जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाया जाना था। सीआरपीएफ के 180 बटालियन के असिस्टेंट कमांडेंट मनोज कुमार की अगुवाई में 78 गाड़ियों का काफिला ट्रांजिट कैंप से तड़के 3:30 बजे रवाना हो जाता है। आमतौर पर हर रोज छुट्टियों से लौटने नई पोस्टिंग या ट्रांसफर के तहत करीब 500 से 800 जवान जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू पहुंचते हैं, वो भी एक साथ गाड़ियों के एक ही काफिले में। मगर पिछले 4 फरवरी से जम्मू नेशनल हाईवे भारी बर्फबारी के चलते बंद था, लिहाजा ट्रांसफर, पोस्टिंग और छुट्टियों से लौटे जवानों की तादाद बढ़ती गई और वो जम्मू में फंसे रहे। यही वजह है कि रास्ता खुलते ही एक साथ 2547 जवानों को 78 गाड़ियों के काफिले में श्रीनगर के लिए रवाना किया गया। दोपहर 2:15 ट्रांजिट कैंप काजीकुंड। लगभग 11 घंटे के सफर के बाद सीआरपीएफ का काफिला काजीकुंड ट्रांजिट कैंप पहुंचता है। यहाँ से श्रीनगर अब बस 73 किलोमीटर दूर है। काजीकुंड ट्रांजिट कैंप में 14 गाड़ियां रुक जाती हैं, जबकि 2 गाड़ियों में कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी, इसीलिए उसे भी रोकना पड़ा। दोनों खराब गाड़ियों में सवार जवानों को दूसरी गाड़ियों में शिफ्ट किया जाता है, जबकि 23 जवान काजीकुंड ट्रांजिट कैंप में ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी वही थी। दोपहर 2:38 काजीकुंड से काफिले में 16 और गाड़ियां शामिल हो जाती हैं। इसके बाद दोपहर ठीक 2:38 पर काफिला काजीकुंड से अपनी आखिरी मंजिल श्रीनगर के लिए निकल पड़ता है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई सर्विस लेन जो छोटे मोटे जिलों और इलाकों को नेशनल हाईवे से जोड़ती है। अवंतीपुरा के करीब गोरीपुरा में ठीक ऐसी ही एक सर्विस लेन पर भी टाटा सुमो गाड़ी खड़ी थी और उस गाड़ी में कोई और नहीं बल्कि जैश का आतंकवादी आदिल अहमद डार सवार था। आदिल डार को सीआरपीएफ के इस काफिले के गुजरने की शायद पहले से पुख्ता जानकारी थी। दोपहर 3:33 माइलस्टोन 272 गोरीपुरा पुलवामा। दोपहर के ठीक 2:33 का वक्त था। काफिले में शामिल गाड़ियां अब गोरीपुरा इलाके से गुजर रही थी। कतार में चल रही गाड़ियों में 5वें नंबर पर जो बस थी, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर था HR49F0637OF76BF CRPF। ये बस जैसे ही नेशनल हाईवे के माइलस्टोन 272 पर पहुंचती है, अचानक सर्विस लेन से वही टाटा सुमो गाड़ी बेहद तेजी से हाईवे पर आती है और इसी बस से टकरा जाती है। टक्कर होते ही एक जबरदस्त धमाका होता है। इस एक बस में कुल 42 जवान सवार थे और टाटा सुमो गाड़ी में करीब 350 किलो विस्फोटक। धमाका इतना जबरदस्त था कि अकेले इस एक बस में सवार सभी 42 के 42 जवान मौके पर ही शहीद हो जाते।
जबकि इस बस के ठीक पीछे वाली बस में धमाके से ज्यादातर जवान जख्मी हो जाते हैं, जिनमें से बाद में 2 की मौत हो जाती है। 44 में से 38 जवानों की शिनाख्त तो हो जाती है, मगर बाकी की शिनाख्त होनी बाकी है। जिस टाटा सुमो गाड़ी से यह हमला हुआ वो गाड़ी लोकल नंबर का था, पर यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अखर रही है वो ये कि एक गाड़ी में करीब 350 किलो बारूद भरे एक शख्स पूरी रात हाईवे के करीब छुपा रहता है और उस पर सुरक्षा कर्मियों की नजर तक नहीं पड़ती। अगर वो गाड़ी सड़क पर आई थी और उसकी तलाशी ली जाती तो शायद उसे मिशन से पहले ही पकड़ा जा सकता था, पर अफसोस ऐसा हुआ नहीं। कैमरामैन तारिक लोन और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, पुलवामा, आज तक। पुलवामा में जिस जगह ये फिदायीन हमला हुआ और जिस आतंकवादी आदिल अहमद डार ने यह हमला किया उसका घर हमले की जगह से बस 10 किलोमीटर की दूरी पर है। आदिल डार इसी पुलवामा में पैदा हुआ और पला बढ़ा और इसी जगह उसने घाटी में अब तक के सबसे बड़े आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। जिस जगह यह हमला हुआ वहां सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए थे, मगर सेना ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में लिया हुआ है। वारदात की टीम ने उस जगह का पूरा मुआयना किया जहां पर यह हमला हुआ था। सबसे अहम इमारत दूतावास है, यानी हिंदुस्तान की सरजमीन पर पाकिस्तान की मौजूदगी सबसे अहम इमारत। पिछले 24 घंटे से जिस गम और गुस्से में पूरा देश है वो गुस्सा बेकाबू हो जाए तो शायद सारा गुस्सा इसी इमारत पर निकले। मगर फर्ज क्या होता है कि पाकिस्तानी दूतावास के बाहर खड़े इन जवानों से तमाम जज्बात, गुस्सा, दर्द, आंसू आहें एक तरफ और इनका फर्ज एक तरफ। जानते हैं ये जवान कौन है? उसी सीआरपीएफ के जवान हैं जिनके 44 साथी पुलवामा में 24 घंटे पहले शहीद हो गए थे और उसी सीआरपीएफ के जवान नई दिल्ली में उसी पाकिस्तानी दूतावास की हिफाजत में लगे हैं जिस पाकिस्तान की गोद में बैठकर मौलाना मसूद अजहर ने पुलवामा में खून की होली खेली। वाकई हैरत होती है इन जवानों के इस जज्बे पर। सलाम है इनकी इस ड्यूटी को। पर काश एक बार इमरान खान को ये दिखाई देता, काश इंसानियत का दुश्मन मौलाना मसूद अजहर इसे देख पाता। ये वही जगह है जहां गुरुवार दोपहर को सीआरपीएफ के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। यहाँ गुरुवार शाम की उस अफसोसनाक दोपहर की तमाम बची कुछ निशानियों को अब तिरपालों में ढक दिया गया। एनआईए की टीम यहीं से बाकी सबूत इकट्ठा करेगी। पूरा इलाका फिलहाल सेना ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। धमाके में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों की जांच की जा रही है। बाल्टियों में भर भर कर मलबे जमा किए जा रहे हैं। साथ ही सेना अगल बगल के इलाकों की जांच में जुटी हुई है। ब्लास्ट होने के बाद इस पूरे इलाके में जिस तरीके का नुकसान हुआ है वो साफ जाहिर है। इस वक्त हम एक घर के सामने हैं यहाँ अवंतीपुरा के इस गांव में और साफ दिख रहा है कि किस तरीके से खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं। ये खिड़की है जिसका पूरा का पूरा शीशा जो है अंदर से टूटा हुआ है। इन्होंने अंदर से लगाया हुआ है इस टाइम पे ये कवर करने के लिए, लेकिन साफ जो सड़क पे तस्वीरें दिख रही हैं उसके हिसाब से ये देखिए ये शीशे पड़े हुए हैं, टुकड़े नीचे गिरे हुए हैं। और इन लोगों का यहाँ कहना है कि कल दोपहर में जब वो ब्लास्ट हुआ अचानक से पूरे के पूरे इलाके में बहुत बड़ा जो एक हिसाब से जो धमाके की आवाज आई और उसकी वजह से सब चौंक उठे। अचानक धमाके की आवाज से पूरे जो है शॉक में आ गए, तो पूरे मकानों की खिड़कियां बाहर निकल के आई, शीशे टूट गए हैं बहुत सारे मकानों के। हमने सुना तकरीबन 5-6 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव आते हैं वहां से फोन आया कि वहां क्या हुआ। हमारे घरों में भी जलजले की आवाज आई।
जम्मू श्रीनगर हाईवे से महज 1 किलोमीटर अंदर पुलवामा के इस अवंतीपुरा इलाके के शीशे के बिखरे ये टुकड़े बता रहे हैं कि गुरुवार दोपहर हुआ धमाका कितना जबरदस्त था। सूत्रों के मुताबिक पुलवामा में सेना के काफिले में धमाके के लिए 350 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जो भी इसकी जद में आया वो शहीद हो गया। ये तस्वीरें तो खैर आपके सामने हैं। हमले के फौरन बाद हमारे सहयोगी शुजाउल हक ने पूरे इलाके का मुआयना किया और जो हमें दिखा वो हैरान करने वाला। हम इस वक्त अवंतीपुरा के उस इलाके में हैं जहां कल एक कार ब्लास्ट हुआ था। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आज तक पे इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिख रहा होगा किस तरीके से उस गाड़ी की जो बचा हुआ सामान है वो पड़ा हुआ है। ये स्पॉट जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आज एनआईए की टीम्स यहाँ पहुंचने वाली हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स आने वाले हैं, वो यहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। पुलिस का कहना है कि पोस्ट ब्लास्ट एनालिसिस जो है शुरू किया गया है और इस एनालिसिस में इन चीजों का पता लगाया जाएगा कि किस तरीके से ये हमला किया गया, कौन लोग इसमें शामिल थे, मास्टरमाइंड्स कौन थे, किस तरीके का एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है इस्तेमाल किया गया। करीब 200 किलोग्राम एक्सप्लोसिव मटेरियल बताया जा रहा है कि उस गाड़ी में लदा हुआ था जो आके इस जगह पे यहाँ सीआरपीएफ की कॉन्वॉय के साथ टकराई और उसके बाद ये ब्लास्ट हुआ। पुलवामा हमले के बाद जम्मू से लेकर श्रीनगर तक सेना हाई अलर्ट पर है। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच की जा रही है। साथ ही घाटी में छुपे पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। गुरुवार शाम को श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। हम इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक में हैं। आप यहां देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवानों को जगह जगह पर तैनात किया गया है। गुरुवार को हुए हमले के बाद आज सीआरपीएफ के शहीद जवानों को आखिरी सलामी दी गई। इनमें सीआरपीएफ के वो जवान भी शामिल थे जो कल इन शहीद जवानों के साथ जम्मू से श्रीनगर के लिए एक साथ काफिले में निकले थे। कैमरामैन तारिक लोन और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, पुलवामा आज तक। आतंकी आदिल अहमद डार ने धमाके के लिए जिस बारूद का इस्तेमाल किया उसके बारे में फिलहाल दो बातें सामने आ रही। एक ये कि विस्फोटक आरडीएक्स था और दूसरा ये कि अमोनियम नाइट्रेट। अब विस्फोटक चाहे जो भी हो, पर सवाल ये है कि इतनी भारी मात्रा में ये विस्फोटक घाटी तक पहुंचा कैसे, कहां से लाया गया और इसे कौन लाया। वैसे पुलवामा हमले के लिए जैश ने जो तरीका अपनाया वो तरीका अमूमन अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादी और इराक और सीरिया में आईएसआईएस के आतंकवादी अपनाते रहे। कुछ इसी तरह से तकरीबन 350 किलो आरडीएक्स से लदी कार को आतंकवादी आदिल अहमद डार ने सीआरपीएफ की बस से टकराया था। इसके बाद जो हुआ वो सबने देखा, पर सवाल ये है कि आखिर आरडीएक्स है क्या। आरडीएक्स यानी रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव एक बेहद खतरनाक बम है। ये सफेद और सॉलिड होता है। शुरू में ये सफेद दानेदार पाउडर की तरह हुआ करता था। कई बार धोखा देने के लिए इसका रंग बदल दिया जाता है। जैसे मुंबई के 93 धमाके में आरडीएक्स की जो खेप मुंबई में पकड़ी गई थी वो चिपचिपे साबुन की तरह काले रंग की थी। आरडीएक्स की ना कोई महक होती है न टेस्ट। ये टीएनटी से भी ज्यादा विनाशकारी होता है। आरडीएक्स को दूसरे विस्फोटक केमिकल या प्लास्टिक के साथ और भी विनाशकारी बनाया जा सकता है। दूसरे किसी भी बारूद से अलग धमाके के मुकाबले आरडीएक्स का ताप जद में आई हर चीज को पिघला देता है, फिर चाहे वो फौलाद हो या कंक्रीट। आरडीएक्स को लंबे वक्त तक कहीं भी रखना बेहद सुरक्षित है। अगर आरडीएक्स में गलती से आग भी लग जाए तो धमाका नहीं होता। आरडीएक्स से धमाका करने के लिए हमेशा डेटोनेटर की जरूरत होती है। आतंकवादी डेटोनेटर के तौर पर जिलेटिन रॉड का इस्तेमाल करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों को धोखा देने या सुरक्षा कारणों से हमेशा आरडीएक्स और जिलेटिन रॉड को अलग अलग रखा जाता है। आरडीएक्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध में हुआ था और अब ज्यादातर देशों की सेना इसका इस्तेमाल करती है। पुलवामा हमले के लिए जैश ने जो तरीका अख्तियार किया है वो तरीका अमूमन
अफगानिस्तान में तालिबानी आतंकवादी और इराक और सीरिया में आईएसआईएस के आतंकी करते हैं। इस हमले के लिए जैश के आका मसूद अजहर ने कार बम धमाके और आईईडी के एक्सपर्ट और अफगानिस्तान में जैश के चीफ ट्रेनर रहे गाजी को जम्मू कश्मीर भेजा था।